महात्मा गांधी जी का इतिहास। महात्मा गांधी जी की जीवनी। महात्मा गांधी जी की शिक्षा। महात्मा गांधी जी के आंदोलन के नाम। महात्मा गांधी जी की हत्या कब और कैसे हुई थी। श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता, बापूजी, महात्मा गांधी भी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी को सुपर फाइटर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कई आंदोलन किए और जीते भी। इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। आज के इस लेख में हम बात केवल महात्मा गांधी की जीवनी की ही नहीं, उनसे जुड़ी घटनाओं की भी बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको जानने में बहुत आनंद आएगा। महात्मा गांधी का जीवन परिचय। महात्मा गांधी जी भारत के मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संपूर्ण भारत बापूजी के नाम से बुलाता है। बापूजी ने हमेशा एक सदाचार जीवन व्यतीत किया था। महात्मा गांधी जी एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपना जीवन अपनी जनता के लिए बिताया। साधारण जीवन जीना बेहद ही मुश्किल होता है और ऐसे साधारण जीवन में बड़े बड़े काम कर देना भी कोई आसान काम नहीं है। अगर मैं बात करूं कि गांधी जी ने ऐसा किया क्या जिसकी वजह से भारत की संपूर्ण जनसंख्या उन्हें बापूजी के नाम से बुलाते हैं, तो इसे जानने के लिए संपूर्ण लेख पढ़ना होगा। बेहद ही आसान शब्दों में महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखा गया है, कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला में 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, उनका पालन पोषण वैष्णव माता को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी अधिक गहरा प्रभाव रहा, जिसकी वजह से इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था और गांधी जी भी इस नियम को मानते थे। गांधी जी की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पूरी हुई। पढ़ाई के बाद वो अपने देश भारत वापस लौट आए। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले गांधी जी का विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी की हिस्ट्री। गांधी जी का जन्म पश्चिमी भारत में गुजरात के एक तटीय पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी जी कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में काठियावाड़ की छोटी रियासत पोरबंदर के प्रधानमंत्री थे। बाद में वो उनके पिताजी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे। वैसे गुजराती भाषा में गांधी का मतलब पंसारी से होता है। इसका मतलब इत्र, परफ्यूम बेचने वाला भी होता है। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और वो परनामी वैश्य समुदाय की थी। महात्मा गांधी जी के पिता की पहले 3 पत्नियां थी और प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, जिस कारण करमचंद गांधी जी का चौथा विवाह करना पड़ा था। उनकी माता पहले से ही भगवान की पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी, तो उनका ये सकारात्मक प्रभाव गांधी जी पर भी पड़ा, जिसकी वजह से गांधी जी हमेशा कमजोरों में ताकत व ऊर्जा की भावना जगाते रहते थे। शाकाहारी खाना, आत्मा की शुद्धि के लिए व्रत भी किया करते थे। महात्मा गांधी जी की शिक्षा। बम्बई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक 1887 में पास किया और उसके आगे की शिक्षा भावनगर के श्यामलदास स्कूल से ग्रहण की।
दोनों ही परीक्षाओं में वह शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे। उनका परिवार उन्हें बैरिस्ट्री बनाना चाहता था। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी इस नियम को बनाए रखा। जिस रवैये ने गांधी जी के व्यक्तित्व को लंदन में एक अलग छवि प्रदान की। गांधी जी ने शाकाहारी मित्रों की खोज की और थियोसोफिकल नामक सोसाइटी के कुछ मुख्य सदस्यों से मिले। इस सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व संपूर्ण एकता के लिए 1875 में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी था। वकालत का आरंभ। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और यहां अपनी वकालत शुरू की। मुंबई बंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी को अंशकालिक शिक्षक के पद पर काम करने के लिए अर्जी दाखिल की, किंतु वो भी अस्वीकार हो गई। जीविका के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जियां लिखने का कार्य आरंभ करना पड़ा, परंतु कुछ कारणवश उनको यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 में गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फर्म नेटल से यह वकालत करार हुआ था। महात्मा गांधी जी का विवाह कब और किसके साथ हुआ? सन 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। उस समय गांधी जी की उम्र केवल 13.5 वर्ष थी, 13.5 ईयर्स, और कस्तूरबा माखनजी जी 14 वर्ष की थी। गांधी जी कस्तूरबा जी को बा कहकर बुलाते थे। यह बाल विवाह उनके माता पिता द्वारा तय करा गया था। गांधी जी और कस्तूरबा जी की उम्र कम थी और उस समय बाल किशोरी दुल्हन को अपने माता पिता के घर रहने का नियम था। कुछ 2 साल बाद सन 1885 में गांधी जी 15 साल के हो गए थे और तभी उन्हें पहली संतान ने जन्म लिया था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और उसी वर्ष गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी जी के बेटे का नाम क्या था? 1 हरिलाल गांधी, 2 मणिलाल गांधी, 3 रामदास गांधी, 4 देवदास गांधी। विदेश में वकालत व शिक्षा। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून लॉ की शिक्षा ग्रहण करने व बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते वक्त जैन भिक्षु बेचारजी की दी गई सिख व अपनी माता को दिए गए वचन की मांस मदिरा का सेवन न करने को लंदन में काफी सक्षम रखा। हालांकि महात्मा गांधी जी ने लंदन में रहकर वहां की सभी रीति रिवाजों को अपनाया व अनुभव किया। उदाहरण के लिए गांधी जी वहां पर नृत्य कक्षाओं में भी जाया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी मकान मालकिन द्वारा बनाए मांस एवं पत्ता गोभी को नहीं खाते थे। वे शाकाहारी भोजन खाने के लिए शाकाहारी भोजनालय जाते थे। उनकी माता से उन्हें काफी लगाव था, वो अपनी माता की कही बातों पर बहुत अमल करते थे। इसी वजह से उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन को ही अपनाया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता अपनाई और इस कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव भी रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं भी गठित की। तभी उनकी मुलाकात कुछ शाकाहारी लोगों से हुई जो थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए बनाई गई थी और बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन लोगों के विशेष रूप से कहे जाने पर गांधी जी ने श्रीमद्भागवत गीता को पढ़ा और जाना।
लेकिन गांधी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में और अन्य प्रकार की जाति में विशेष रुचि नहीं रखते थे। इंग्लैंड और वेल्स एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद अंशकालिक नौकरी, वो भी एक स्कूल में प्रार्थना पत्र भेजा, वो भी अस्वीकार हो गया, जिसके कारण उन्हें जरूरतमंदों के लिए राजकोट को अपने मुकाम बना लिया। मगर एक अंग्रेज अधिकारी की बेवकूफी के कारण उन्हें यह पद भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। इसी कारणवश उन्होंने 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार किया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। सन 1916 में गांधी जी अपने भारत के लिए वापस भारत आए और अपनी कोशिशों में लग गए। कांग्रेस के लीडर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। मगर पहले हम बात करेंगे चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। चंपारण और खेड़ा आंदोलन 1918 ई गांधी जी की पहली उपलब्धि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। नील की खेती जैसी खेती जिसे करने से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अपने खाने पीने तक का कोई खेती नहीं हो पा रही थी, बस कुछ घर पर आता और बाकी पैसा कर्ज में काट लिया जाता था। कम पैसे कमाना और ज्यादा कर भरना किसानों पर जुल्म था, जो कि गांधी जी देखा नहीं गया। गांव में गंदगी, अस्वस्थता और अन्य कई तरह की बीमारियां भी फैलाने लगी थी। खेड़ा गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया। वहां पर गांधी जी के सभी साथी और अपनी इच्छा से कई लोग आकर समर्थक के रूप में कार्य करने लगे। सबसे पहले तो गांधी जी ने वहां पर सफाई करवाई और स्कूल और अस्पताल बनवाए, जिससे ग्रामीण लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ। उस समय हुए शोर शराबे के कारण गांधी जी को पुलिस ने शोर शराबे से हुई परेशानी के कारण थाने में बंद कर दिया, जिसका विरोध पूरे गांव वालों ने किया। बिना किसी कानूनी कार्यवाही के थाने से छुड़ाने को लेकर गांव वालों ने थाने के आगे धरना प्रदर्शन भी किया। गांधी जी ने अदालत में जमींदारों के खिलाफ टिप्पणी और हड़ताल का नेतृत्व भी किया और गांव के लोगों पर हुए कर वसूली व खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करने जैसे कई मुद्दों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? महात्मा गांधी के आंदोलन के नाम। अब गांधी जी को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं हिंदू व मुस्लिम समाज में एकता की कमी की वजह से कमजोर पड़ रही हैं, जो कि कांग्रेस की नया डूब भी सकती है। तो गांधी जी ने दोनों समाजों, हिंदू व मुस्लिम समाज की एकता की ताकत के बल पर ब्रिटिश की सरकार को बाहर भगाने के प्रयास में जुट गए। इस उम्मीद में वे मुस्लिम समाज के पास गए और इस आंदोलन को विश्वस्तरीय रूप में चलाया गया, जो कि मुस्लिम के कालिफ के खिलाफ चलाया गया था। गांधी जी संपूर्ण राष्ट्रीय के मुस्लिमों की रखी थी और वो खुद इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी बने। गांधी जी की इस कोशिश ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी एक खास जगह बन गई। कुछ समय बाद ही गांधी जी की बनाई एकता की दीवार पर दरार पड़ने लग गई, जिस कारण सन 1922 में खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। गांधी जी संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कार्य करते रहे, मगर गांधी जी असफल रहे। असहयोग आंदोलन सन 1920 ई। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और शांतिपूर्ण जीवन जीना पसंद करते थे। पंजाब में जब जलियांवाला नरसंहार, जिसे सब अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, उस घटना ने लोगों के बीच काफी क्रोध और हिंसा की आग लगा दी थी।
दरअसल बात ये थी कि अंग्रेजी सरकार ने सन 1919 की रॉयल एक्ट लागू किया। उसी दौरान गांधी जी कुछ सभाएं भी आयोजित करते थे। एक दिन गांधी जी ने शांतिपूर्ण एक सभा पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक आयोजित की थी और उस शांतिपूर्ण सभा को अंग्रेजों ने बहुत ही बुरी तरह रौंदा था, जिसका वर्णन करते भी आंखों से आंसू आता है। सन 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। इस आंदोलन का अर्थ था कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता न करना और किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग न की जाए। इस आंदोलन को गांधी जी का प्रमुख आंदोलन भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 फरवरी 1922 तक चला। गांधी जी को पता था कि ब्रिटिश सरकार भारत में राज करना चाहती है और वो भारत के सपोर्ट के बिना असंभव है। गांधी जी को ये भी पता था कि ब्रिटिश सरकार को कहीं न कहीं भारत के लोगों की सहायता ही पड़ती है। यदि इस सहायता को बंद करा दिया जाए तो ब्रिटिश सरकार अपने आप ही वापस चली जाएगी या फिर भारतीयों पर जुल्म नहीं करेगी। गांधी जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने सभी भारतीयों को बुलाया और अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाया और सभी भारतीयों को गांधी जी की बात पर विश्वास भी हुआ और उन्होंने गांधी जी की कही हुई बातों को गांठ बांध ली। सभी लोग बड़ी मात्रा में शामिल हुए और इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। सभी भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी त्याग दी, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल और कॉलेजों से निकाल लिया, सरकारी नौकरियां, फैक्ट्री, कार्यालय भी छोड़ दिया। लोगों के उस फैसले से कुछ लोग गरीबी व अनपढ़ की मार से झुलसने लगे थे। स्थिति तो ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि भारत तभी आजाद हो जाता, परंतु एक घटना जिसे हम चौरा चौरी के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से गांधी जी को अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा और आंदोलन को वहीं समाप्त करना पड़ा। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व था? उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब भारतीय शांतिपूर्ण रूप से रैलियां निकाल रहे थे, तब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी और कई भारतीयों की मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण भारतीयों ने गुस्से में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस सैनिकों को मार दिया। गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना था और हम अभी किसी भी प्रकार से आज़ादी के लायक नहीं हैं, जिसके कारण गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दंडी यात्रा, नमक आंदोलन, सन 1930। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है किसी भी बात को ना मानना और उस बात की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने लागू किया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन था। इस आंदोलन में मुख्य कार्य यही था कि ब्रिटिश सरकार जो भी नियम लागू करेगी उसे नहीं मानना और उसके खिलाफ जाना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि कोई नहीं अन्य व्यक्ति या फिर कोई कंपनी नमक नहीं बनाएगी। तब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया था और कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम, जो कि गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर के पास ही है, 12 मार्च सन 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चलती रही। 31 जनवरी 1929 को भारत का झंडा लाहौर में फहराया गया था। इस दिन को भारतीय नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी का दिन समझकर मनाया था। यह दिन लगभग सभी भारतीय संगठनों द्वारा भी माना गया था। इसके बाद ही नमक आंदोलन हुआ था। 400 किलोमीटर 248 मील तक का सफर अहमदाबाद से दांडी, गुजरात तक चलाया गया था।
गांधी जी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज़ादी की मांग के विचारों को भी सिद्ध किया और अपने विचारों को 2 सालों की वजह 1 साल के लिए रोक दिया। इस आंदोलन की वजह से 80,000 लोगों को जेल जाना पड़ा। लॉर्ड एडवर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। इस इरविन गांधी जी की संधि 1931 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी थी। गांधी जी को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह सम्मेलन निराशाजनक रहा। इस आयोजन का कारण भारतीय कीमतों व अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था। लॉर्ड विलिंगटन ने भारतीय राष्ट्रवादियों को नियंत्रित और कुचलने के लिए नया अभियान आरंभ किया और गांधी जी को फिर से गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उनके अनुयायियों को उनसे मिलने तक भी नहीं जाने दिया। मगर ये युक्ति भी बेकार गई। हरिजन आंदोलन और निश्चय दिवस क्या है? 1932 शून्य बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चुनाव प्रचार के माध्यम से सरकार ने अछूत लोगों को एक नए संविधान में अलग निर्वाचन दे दिया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 1932 में 6 दिन का अनशन ले लिया था, जिसने सफलतापूर्वक दलित से राजनैतिक नेता पलवंकर बालू द्वारा की गई मध्यस्थता वाली एक सामान्य व्यवस्था को अपनाया। गांधी जी ने अछूत लोगों को हरिजन का नाम दिया। शून्य बाबा साहेब आम्बेडकर ने गांधी जी की हरिजान वाली बात की निंदा की और कहा कि दलित अपरिपक्व है और सुविधा संपन्न जाति वाले भारतीयों ने पितृसत्तात्मक भूमिका निभाई है। अंबेडकर और उनके सहयोगी दलों को महसूस हुआ कि गांधी जी दलितों के अधिकार को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर दलित अधिकार को कम आंक रहे हैं। गांधी जी ने ये भी बातें आकी कि वो दलितों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पुन संधि में ये साबित हो गया कि गांधी जी नहीं अंबेडकर ही हैं दलितों के असली नेता। उस समय छुआछूत सबसे बड़ी समस्या थी। हरिजन लोगों को मंदिरों में जाने भी नहीं दिया जाता था। केरल राज्य का जनपद त्रिशूर दक्षिण भारत की एक प्रमुख नगरी है। जनपद में एक प्रतिष्ठित मंदिर भी हैं। गुरुवायूर मंदिर, जिसमें कृष्ण भगवान बल रूप के दर्शन कराती मूर्तियां हैं, परंतु वहां पे भी हरिजन लोगों को जाने नहीं दिया जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अभी तक के आंदोलनों में ये सबसे ज्यादा प्रभावी आंदोलन था। सन 1940 के दशक तक सभी लोग, बड़े हो या फिर बच्चा, सभी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। उनमें बहुत गुस्सा भरा था और ये गुस्सा सन 1942 में बहुत ही प्रभावशाली रहा, परंतु इस आंदोलन को संचालन करने में हुई कुछ गलतियों के कारण ये आंदोलन भी असफल रहा। प्रमुख बात ये थी, कुछ लोग अपने काम और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उस समय उन्हें लगा कि अब तो भारत आज़ाद हो ही जाएगा, तो उन्होंने अपने कदम धीरे कर लिए, मगर यही बहुत बड़ी गलती थी। इस प्रयास से ब्रिटिश सरकार को ये तो पता चल ही गया था कि अब भारत पर उनका राज नहीं चल सकता और भारत फिर आज़ाद होने के लिए फिर प्रयास करेगा। महात्मा गांधी जी के अनमोल विचार। महात्मा गांधी का नारा था, कारो या मारो, अहिंसा परमो धर्म। आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, यत्नपूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। सादा जीवन, उच्च विचार। बनना है तो गांधी जी के जैसा बनने की कोशिश करो, बिना लड़ाई झगड़े के अपने जीवन को बदल के रख दो। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब और किस प्रकार हुई थी? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिड़ला भवन में चहलकदमी कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी। गांधी जी के हत्यारे का नाम नाथूराम गोडसे था।
ये राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे पर भारत को कमजोर बनाने के लिए दोषी करार दिया। गौडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे को केस चलाकर जेल भेजकर सजा दी गई थी। नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। राजघाट, जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी भाषा में "हे राम" लिखा हुआ है। कहा जाता है कि गांधी जी को जब गोली लगी थी तब उनके मुख से "हे राम" निकला था। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से देश को बताया था। गांधी जी की अस्थियों को रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद में पूरे देश में घुमाया गया। महात्मा गांधी की अस्थियों को इलाहाबाद में संगम नदी में 12 फरवरी 1948 को जल में प्रवाह कर दिया था। शेष अस्थियों को 1997 में तुषार गांधी जी ने बैंक में नपाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद के संगम नामक नदी में प्रवाह कर दिया था। 30 जनवरी 2008 को दुबई में रहने वाले एक व्यापारी ने गांधी जी के अर्थी वाले एक अन्य कलश को मुंबई संग्रहालय में भेजने के उपरांत उन्हें गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया। एक अन्य अस्थि कलश आगा खान, जो पुणे में है, जहां उन्होंने 1942 से कैद किया गया था, 1944 तक वहां समाप्त हो गया था, और दूसरा आत्मबोध फेलोशिप झील में मंदिर में लॉस एंजल्स रखा हुआ है। इस परिवार को पता था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस पवित्र रख का दुरुपयोग भी हो सकता था, लेकिन उन्हें यहां से हटाना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे मंदिरों को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता था। महात्मा गांधी जी का जीवन बहुत ही सीधा और सरल था। उन्हें अहिंसा में विश्वास था। उनका मानना था कि अगर कोई गाल पर एक चांटा लगा दे तो उसके आगे दूसरा गाल भी कर दो, जिससे मरने वाला शर्म के मारे मर जाए और आपसे माफी मांगे। अहिंसा परमो धर्मा। गांधी जी का मानना था कि अगर किसी समस्या का हल निकालना है तो उसे ठंडे दिमाग से बिना क्रोध किए निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अपने गुस्से से किसी समस्या का हल निकलेंगे तो आप और भी ज्यादा उस समस्या में फंसते चले जाएंगे। गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जीत के दिखाई थी। अपनी बेइज्जती होने के बाद भी गुस्से में गलत कदम नहीं उठाया था। उन्होंने अपने शिष्यों को भी ऐसी ही सलाह दी थी कि जिससे उनका जीवन सफल हो जाए। दोस्तों, गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे, सबके सब बिना किसी हिंसा, बिना किसी शोर शराबे के चलाए गए थे। Thank you for watching my video. If you like my video,